नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 11th की एनसीईआरटी का भारत के राजनीतिक सिद्धांत का अध्याय 6 नागरिकता नागरिकता के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हमने अपनी बात नागरिकता की सुप्रसिद्ध परिभाषा से शुरू करें कि नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है। इस अध्याय में हम छानबीन करेंगे कि आज नागरिकता का सही अर्थ क्या है। उसके बाद हम उन बहसों और संघर्षों पर दृष्टिपात करेंगे जो पूर्ण और समान सदस्यता की व्याख्या के लिए संदर्भ में चल रहे हैं। अगले परिच्छेद में नागरिक और राष्ट्र के बीच संबंध तथा विभिन्न देशों के स्वीकृत नागरिकता की कसौटी पर चर्चा करेंगे। नागरिकता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का निहितार्थ है कि नागरिकता सार्वभौम होनी चाहिए। क्या इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र का सदस्य मान लेना चाहिए? ऐसे हालात में हम तमाम राष्ट्रविहीन लोगों के अस्तित्व की व्याख्या कैसे करेंगे? इस मुद्दे पर बाद के परिच्छेद के विचार किया जाएगा। आखिर परिच्छेद में वैश्विक नागरिकता के मुद्दों पर विचार होगा कि क्या इसका अस्तित्व है, क्या यह राष्ट्रीय नागरिकता की जगह ले सकती है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद में नागरिकता के अर्थ की व्याख्या करने और आज जिन क्षेत्रों में इस अर्थ को विस्तार दिया जा रहा है या चुनौती दी जा रही है, उनमें से कुछ पर विचार करने में हम समर्थ होंगे। ठीक है, अब भूमिका में क्या लिखा हुआ है। नागरिकता की परिभाषा किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में की गई है। समकालीन विश्व में राष्ट्रों ने अपने सदस्यों के एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकार भी प्रदान किए हैं। इसलिए हम संबद्ध राष्ट्र के आधार पर अपने को भारतीय, जापानी या जर्मन मानते हैं। नागरिक अपने राष्ट्र से कुछ बुनियादी अधिकारों के अलावा कहीं भी यात्रा करने का सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं। किसी राष्ट्र से के पूर्ण सदस्य होने का महत्व तब ठीक समझ में आ सकता है जब हम दुनिया भर में उन हजारों लोगों की स्थिति के बारे में सोचते हैं जो दुर्भाग्यवश शरणार्थी और अवैध प्रवासियों के रूप में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि कोई राष्ट्र अपनी सदस्यता के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ऐसे लोगों को कोई राष्ट्र अधिकारियों की गारंटी नहीं देता है। वे आमतौर पर असुरक्षित हालत में जीवन यापन करते हैं। मनपसंद राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता उनके लिए ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए वे संघर्ष को तैयार हैं, जैसा कि हम मध्य पूर्व के फिलिस्तीन शरणार्थियों के मामले में देखते हैं। ठीक है, नागरिक को प्रदत्त अधिकारों का सुस्पष्ट प्रकृति विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में आज उनके कुछ राजनीतिक अधिकार शामिल किए गए हैं। उदाहरण स्वरूप मतदान, अभिव्यक्ति या आस्था की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकार और न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा पाने के कुछ सामाजिक आर्थिक अधिकारों और प्रतिष्ठा की समानता नागरिकता की बुनियादी अधिकारों में से एक है। ठीक है, देखिए ये सीधी सी बात क्या कह रहे हैं कि अधिकारों और प्रतिष्ठा की समानता नागरिकता के बुनियादी अधिकारों में से एक है। नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन सभी को संघर्ष के बाद हासिल किया गया है। ठीक है, जनता ने कुछ स्वतंत्रता और अधिकारों को मुखर करने के लिए कुछ प्रारंभिक संघर्ष शक्तिशाली राजतंत्रों के खिलाफ छेड़े थे। तो इतनी जो बातें हम लोगों ने पढ़ी ना, इन बातों का अगर अर्थ निकाला जाए तो इसका मतलब ये है बाबू ना, सीधी सी शब्दों में अगर जाने की नागरिकता है क्या, तो हकीकत में कोई भी व्यक्ति जिस देश में रहता है ना, जिस देश का वह नागरिक होता है, तो उस देश के नागरिकता के आधार पे जिस देश का वो नागरिक होता है उस देश से उसे कुछ प्रमाण पत्र मिलते हैं। जैसे अपने वहाँ आधार कार्ड हो गया या निर्वाचन कार्ड हो गया, इसी आधार पे प्रमाण पत्र मिलते हैं। ठीक है, जो यह साबित करते हैं कि वह उसी देश का नागरिक है। ठीक है, उसके पहचान पत्र के तौर पे। और उसके बाद में जब वह उस देश का नागरिक हो जाता है तो वो जो नागरिक होने के बाद में जो उसका प्रमाण पत्र मिलता है तो उसको कहते हैं वो उसको नागरिकता का प्रमाण पत्र मिल गया है, तो उसके पास कुछ अधिकार हो जाते हैं। ठीक है, उस देश के प्रति उसके कुछ कर्तव्य होते हैं और उन कर्तव्यों के मतलब आधार पे उनके कुछ अधिकार होते हैं। और जहाँ भी कोई व्यक्ति मतलब एक जगह छोड़ के दूसरी जगह, अपने देश को छोड़ के दूसरी जगह में जाता है तो उसको शरणार्थी कहते हैं। और शरणार्थी जब दूसरे देश में जाता है तो उसको इतनी आसानी से नागरिकता नहीं मिलती है। हालांकि नागरिकता के बहुत सारे प्राविधान हैं, उसके नियम कानून है कि उसके आधार पर उसको नागरिकता मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई नागरिकता। ठीक है, अब नागरिकता अनेक यूरोपीय देशों में ऐसे संघर्ष हुए
उनमें से कुछ हिंसक संघर्ष थे, जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, हिंसक संघर्षों में से एक है। एशिया और अफ्रीका में के अनेक उपनिवेशों में समान नागरिकता की मांग औपनिवेशिक शासकों के स्वतंत्रता हासिल करने के संघर्ष का हिस्सा रही है। दक्षिणी अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीका की अश्वेत आबादी को सत्तारूढ़ गोरे यानी कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबा संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, यह संघर्ष 1990 के दशक से प्रारंभ तक जारी रहा। पूर्ण सदस्यता और समान अधिकार पाने का संघर्ष विश्व भर के कई हिस्सों में आज भी जारी है। आपने देश में महिला आंदोलन और दलित आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। उनका मकसद है कि अपनी ज़रूरतों की ओर ध्यान उत्कृष्ट का जनमत बदलना, साथ ही समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करना। तो बाबू इनके कहने का मतलब ये है ना कि समानता के आधार पर जनमत बदलना मतलब जनमत संग्रह की बात हो रही है, यहाँ लोकतंत्र की बात हो रही है। ठीक है, लोकतंत्र क्या है? सबको समानता का अधिकार देता है और अवसर सुनिश्चित करता है, और सरकारी नीतियों को ये लोग प्रभावित करते हैं। जैसे समान अधिकार के अंतर्गत आपने सुना होगा कि सब लोग समान हैं, तो समानता के आधार पर जो नीतियाँ बनती हैं उसमें जैसे महिलाओं और पुरुषों को दोनों को समान वेतन भत्ता वगैरह सब कुछ देने की बात चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तो करंट में सबसे पहले बीसीसीआई ने महिला और क्रिकेटरों के लिए जो है बड़ा अच्छा कदम उठाया, समान वेतन देने का शुरुआत किया है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ाई होगा। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता सिर्फ राज्य सत्ता और उनके सदस्यों के बीच के संबंधों का निरूपण नहीं बल्कि उससे अधिक है। ठीक है, नागरिकों के आपसी संबंधों के बारे में भी है। इसमें नागरिकों के एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति निश्चित दायित्व शामिल है। ठीक है, जिसमें सिर्फ राष्ट्र द्वारा थोपी गई कानूनी बाध्यताएं नहीं बल्कि समुदाय के सहजीवन में भागीदारी होने और योगदान का नैतिक दायित्व भी शामिल होता है। नागरिकों को देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्यासी भी माना जाता है। इसी राजनीतिक अवधारणा को समझने का अच्छा तरीका उन अवधारणाओं की पड़ताल करना है जिनमें जाने माने अर्थों पर उन्हें समूहों द्वारा सवालिया निशान लगाया जा रहा है, जो महसूस करते हैं कि उनमें उनकी ज़रूरतों और आकांक्षाओं का ख्याल नहीं किया गया। ठीक है, तो बाबू ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने लिखा है कि आपको नागरिकता ऐसे ही नहीं मिलती है। अगर नागरिकता मिल भी जाती है तो आपको उस देश के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं आपके। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, चिंतन मंथन में क्या लिखा हुआ है। 17वीं से 20वीं सदी के बीच में यूरोप के गोरे लोगों के ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर अपना शासन कायम रखा। ठीक है, गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के मतलब काले लोगों पर अपना शासन कायम रखा। 1994 तक दक्षिण अफ्रीका में अपनाई गई नीतियों के बारे में नीचे दिए गए ब्यौरों को पढ़िए। श्वेत लोगों को मत देने, चुनाव लड़ने और सरकार को चुनने का अधिकार था। ठीक है, वे संपत्ति खरीदने और देश में कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र थे। काले लोगों को ऐसे अधिकार नहीं थे। काले और गोरों के लिए पृथक पृथक मोहल्ले और कॉलोनियाँ बसाई गई थी। काले लोगों को अपने पड़ोस के गोरे लोगों की बस्ती में काम करने के लिए पास लेने पड़ते थे। उन्हें गोरों के इलाकों में अपने परिवार रखने की अनुमति नहीं थी। अलग अलग रंग के लोगों के लिए विद्यालय भी अलग अलग थे। क्या अश्वेत लोगों को दक्षिण अफ्रीका के पूर्ण और समान सदस्यता मिली हुई थी? कारण सहित बताइए। तो ऊपर दिया गया ब्यौरा में दक्षिण अफ्रीका के निम्न समूहों में अंतर संबंध के बारे में क्या बताता है? तो सीधी सी बात है बाबू, गोरे और लोगों के लिए समान सदस्यता नहीं मिली थी। अगर समान सदस्यता उनको मिली होती तो जाहिर सी बात है कि उनको सरकार को चुनने का अधिकार मिलता। ठीक है, और अंतर संबंधों के बारे में क्या क्या बताता है? तो सीधी सी बात है, अंतर संबंधों में क्या था? भिन्न समूहों के अंतर संबंधों में मतभेद था। अगर समानता होता तो ऐसा होता ही नहीं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण और समान सदस्यता। अगर आपने कभी भीड़ भरे रेल के डिब्बे या बस में सफ़र किया है तो आप इस चलन से अवगत होंगे कि वे लोग जो प्रवेश पाने के लिए शायद एक दूसरे से लड़ रहे थे, अंदर पहुंचते दूसरे बाहर रखने के साजिश स्वार्थ में शामिल हो जाते हैं। जल्दी ही भीतरी और बाहरी का विभाजन उभर आता है। बाहर को खतरों के रूप में देखा जाने लगता है। इसी तरह प्रक्रिया समय समय पर नगरों, प्रदेशों या कभी कभार तो पूरे राष्ट्र में चलती है। अगर आजीविका, चिकित्सा या शिक्षा जैसी सुविधाएं और जमीन और प्रकृति संसाधन सीमित हो तब बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने की मांग उठने की संभावना रहती है, भले ही वे सह नागरिक क्यों ना हो। आपको मुंबई और मुंबईकर वाले यानी कि मुंबई वालों के लिए का नारा शायद याद हो,
जिसमें ऐसी भावनाएं प्रकट हुई। भारत और विश्व विभिन्न हिस्सों में इस तरह के अनेक संघर्ष होते आए हैं। तो बाबू इनके कहने का मतलब ये है ना कि अगर जल जंगल ज़मीन सारी चीज़ें सीमित हैं तो अपने लोगों को हम लोग रख ही नहीं पा रहे हैं सही व्यवस्थित ढंग से, तो बाहरी लोग जब इसमें घुसपैठ करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं रहेंगे, वो भी यहीं का खाना खाएंगे, यहीं पे पिएंगे, यहीं पे सोएंगे और यहीं के जल जंगल ज़मीन सारे संसाधन का यूज करेंगे। तो जाहिर सी बात है जनसंख्या जब बढ़ेगी तो खींचातानी बढ़ेगी। इसलिए क्या कर रहे हैं, बाहरी लोगों का बार बार विरोध हो रहा है। जैसे मुंबई की बात कर रहे हैं तो मुंबई में आपने देखा ही होगा कि जो लोग बाहरी लोग हैं, जैसे बिहार के लोग हैं और मुंबई के लोगों का काम ले लेते थे, तो उस तरीके से मुंबई में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। ठीक है, बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था, मुंबई वाले देखते थे बिहार वाले लोगों को या यूपी वाले लोगों को। तो उनकी वो सारी बातों का ये जो वाक्यांश आया है ना, वृत्तांत यहाँ चल रहा है, ये वही चल रहा है कि मुंबई और मुंबई वाले लोगों को पहले सारी चीज़ों का सदस्य दिया जाए। ठीक है, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए। इससे यह प्रश्न उठता कि आखिर संपूर्ण और समान सदस्यता का असली अर्थ क्या है। क्या इसका अर्थ यह होता है कि नागरिकों को देश में जहां भी जाने, रहने और पढ़ने का काम करने का समान अधिकार अवसर मिलना चाहिए? क्या इसका अर्थ यह है कि सभी अमीर और गरीब नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए? इस परिच्छेद में हम पहले इन प्रश्नों के आधार पर नागरिकता का अर्थ खोजेंगे। अपने देश और अन्य अन्य अनेक देशों के नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों में एक और गमनागमन की स्वतंत्रता का अधिकार कामगारों के लिए विशेष महत्व का है। गृह क्षेत्र में अवसर उपलब्ध नहीं होने का कामगार रोजगार की तलाश में आप्रवास की ओर प्रवृत्त होते हैं। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि जब आप जहाँ भी कोई व्यक्ति रहता है, जब उसको वहाँ पे कोई आजीविका का साधन नहीं मिलता है तो वो किसी दूसरी जगह जाता है आजीविका की तलाश में, तो उसको क्या कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। जैसे अपने वहाँ से लोग दिल्ली मुंबई या महानगरों में जाते हैं कमाने के लिए कि आय का साधन, हमको पैसे का साधन वही होगा, तो उसी को क्या कह रहे हैं, रोजगार की तलाश में कुछ लोग देश के बाहर भी जाते हैं। तो जो लोग बाहर चले जाते हैं उनको एनआरआई बोलते हैं। ठीक है, जैसे विदेश में दुबई में बहुत सारे इंडिया से वर्कर जाते हैं। ठीक है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, मंगोलिया में। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात चल रही है। हमारे देश में विभिन्न हिस्सों में कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए बाजार विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए सूचना तकनीक के अधिकतम कर्मी बंगलौर जैसे शहरों की ओर उमड़ते हैं। केरल की नर्सें पूरे देश में कहीं भी मिल सकती हैं। शहरों में तेजी से पनपता भवन निर्माण उद्देश्य के लिए विभिन्न हिस्सों में श्रमिकों को आकर्षित करता है। सड़क आदि आधारभूत संरचनाओं की परियोजनाओं में भी यही होता है। आपने अपने घर या स्कूल के आसपास विभिन्न क्षेत्रों के मजदूरों को भी देखा होगा। हालांकि अधिक संख्या में रोजगार बाहर के लोगों के हाथ में जाने के खिलाफ अक्सर स्थानीय लोगों के प्रतिरोध की भावना पैदा होती है। कुछ नौकरियां या कामों को राज्य के मूल निवासियों या स्थानीय भाषा को जानने वाले लोगों तक सीमित रखने की मांग उठती है। राजनीतिक पार्टियां यह मुद्दा उठाती हैं। यह प्रतिरोध बाहर के खिलाफ संगठित हिंसा का भी रूप ले लेता है। भारत में लगभग सभी क्षेत्र इस तरह के आंदोलनों से गुजर चुके हैं। क्या ऐसे आंदोलन हमेशा न्यायसंगत होते हैं? तो बाबू इनके कहने का मतलब ये है ना कि जब कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो वहाँ के व्यक्ति के रोजगार को वह ले लेता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मान लो आप कहीं से कहीं से जाते हो और दूसरी जगह जा कर के आपने दुकान खोला, तो वहाँ के जो कस्टमर आएंगे उन कस्टमर से, वहाँ के लोकल लोगों से आपका खरीदारी होगा, सामान आप खरीदेंगे और बेचेंगे, तो पैसा जो आपके पास आएगा, तो वहाँ के बाहरी लोग वहाँ के स्थानीय लोग बाहरी व्यक्ति का विरोध करते हैं। ठीक है, कि अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो अपने वहाँ का कोई व्यक्ति रोजगार करता तो वो आर्थिक तरीके से सशक्त और संपन्न होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर किंग एक समाज सुधारक थे। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग, जिनके बारे में अब यहाँ पढ़ते हैं। 1950 का दशक संयुक्त राज्य अमेरिका में अनेक दक्षिणी राज्यों में काली और गोरी आबादी के बीच बरकरार विषमताओं के खिलाफ नागरिक अधिकार आंदोलन के उभार का साक्षी है। इस तरह की विषमताएं इन राज्यों द्वारा पृथक्करण कानून के नाम से चर्चित ऐसे कानूनों के जरिए पोषित होती हैं जिनमें काले गोरे को अनेक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जाता था। उन कानूनों की विभिन्न नागरिक सुविधाएं जैसे रेल, बस, रंगशाला, आवास, होटल, रेस्टोरेंट आदि में गोरे और काले लोगों के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित कर रखे थे। उन कानूनों के कारण काले और गोरे बच्चों के स्कूल भी अलग अलग थे। सोचिए कैसा स्थिति थी। इन कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर अग्रणी काले नेता थे।
ठीक है। उन्होंने इसके खिलाफ अनेक अकाट्य तर्क दिए। पहला, आत्मगौरव व आत्मसम्मान के मामले में विश्व की हर जाति या वर्ण का मनुष्य बराबर है। दूसरा, किंग ने कहा कि पृथक्करण राजनीति के चेहरे पर सामाजिक कोड की तरह है, क्योंकि यह उन लोगों के गहरे मनोविज्ञान को जख्म देता है जो कानूनों के शिकार हैं। ठीक है। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि जब काले और गोरे लोगों के बीच में संघर्ष हुआ, तो अब आप सोच ही सकते हैं कि होटल, आवास, रंगशाला, रेल, बस अड्डे हर जगह जब होगा तो कितना बड़ा मानसिक पीड़ा पैदा होगी, जिसके साथ अन्याय होगा। ठीक है। तो उनके कहने का मतलब यही है। इन्होंने जो बातें कही वो इनके कहने का मतलब यही था। और उनके कहने का मतलब ये था उन कानूनों के कारण काले और गोरे के बच्चों में भी अलग अलग जो भेदभाव थे, उससे क्या होता था कि बच्चे, जो आने वाली पीढ़ियाँ थी, वो भी मानसिक तरीके से एक तरीके से बीमार और रुग्ण पैदा हो रही थी। ठीक है। उनका जो पालन पोषण हो रहा था उससे वो बीमार हो रही थी। कानून के खिलाफ आंदोलन में एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर अग्रणी काले नेता थे। आपके बारे में, इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया ही। किंग ने दलील दी कि पृथक्करण की प्रथा गोरे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता की कम कर रही है। ठीक है। प्रथा गोरे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता भी कम करती है। ठीक है। उनके उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि गोरे समुदाय ने अदालत के निर्देशानुसार कुछ सामुदायिक उद्यानों में काले लोगों के प्रवेश की इजाज़त देने के बजाय उन्हें बंद करने का फैसला किया। इसी तरह कुछ बेसबॉल टीम टूट गई क्योंकि अधिकारी काले खिलाड़ियों को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। तीसरी, पृथक्करण कानून लोगों के बीच कृत्रिम सीमाएं खींचते और उन्हें देश के व्यापक हितों के लिए एक दूसरे का सहयोग करने से रोकते थे। कारणों के किंग की बहस छेड़ी कि उन कानूनों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। उन्हें पृथक्करण कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण और अहिंसक प्रतिरोध का आह्वान किया। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा, हमें अपने संरचनात्मक प्रतिरोध को कभी भी शारीरिक हिंसा में ढालकर पतन का शिकार नहीं होने देना चाहिए। ठीक है। इन्होंने क्या कहा, हमारे रचनात्मक प्रतिरोध को कभी भी शारीरिक हिंसा में ढालकर पतन का शिकार नहीं होने देना चाहिए। ठीक है। तो एक अच्छे नेता थे, समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज को एक सही दिशा और दशा में पहुंचाया। ठीक है। तो मतलब इस तरीके से, जहाँ इतना मतलब सोचो ना, जहाँ का डॉक्टर, जहाँ का मास्टर, जहाँ का सिविलियन, ये सारे लोग अगर जातिवाद करने लगे या काले गोरे में भेद करने लगे तो उस समाज का क्या ही होगा, बंटाढार हो जाएगा। जो कहते हैं ना, बंटाधार हो गया इस समाज का, तो वही होगा। ठीक है। किसी अन्य देश में स्थानीय लोगों द्वारा भारतीय कामगारों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर हम सब गुस्से से भर उठते हैं। संभव है उनमें से कुछ यह भी माने कि कुशल और शिक्षित कामगारों को काम के लिए कहीं भी आने जाने का अधिकार है। राज्य भी इसी तरह से कामगारों को आकर्षित करने की अपनी योग्यता पर गर्व कर सकता है। लेकिन हम किसी भी क्षेत्र में काम अपर्याप्त हो तो संभव है कि स्थानीय लोग बाहरी लोगों की प्रतिद्वंदता से नाराज होंगे। तो क्या गमनागमन की आज़ादी देश में किसी भी हिस्से में काम करने का या बसने का अधिकार शामिल है? जी बिल्कुल शामिल है। अन्य बात, इस बात पर हमें विचार करने की ज़रूरत है कि वह यह है कि गरीब प्रवासी और कुशल प्रवासी को लेकर कभी कभी हमारे प्रतिक्रिया में अंतर होता है। हम अपने इलाकों में आने जाने वाले गरीब प्रवासियों को हमेशा उस तरह स्वागत योग्य नहीं मानते जिस तरह कुशल और दौलतमंद कामगारों को मानते हैं। ठीक है। इसमें से प्रश्न उठता है कि क्या गरीब और अकुशल कामगारों को कुशल कामगारों की तरह देश में कहीं भी रहने और काम करने के समान अधिकार हैं? जी बिल्कुल हैं। देश के सभी नागरिकों को पूर्ण और समान सदस्यता से संबंधित कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज हमारे देश में बहस चल रही है। यूँ कभी भी लोकतांत्रिक समाजों में भी विवाद उठ सकते हैं। ऐसे विवादों का निदान कैसे हो, प्रतिवाद करने का अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है कि बशर्ते आप प्रतिवाद दूसरे लोगों या राज्यों के जीवन और संपत्ति के नुकसान नहीं पहुंचाएं। ठीक है। नागरिक समूह बनाकर, प्रदर्शन कर, मीडिया का उपयोग कर, राजनीतिक दलीलों की अपील कर या अदालत में जाकर जनमत और सरकारी नीतियों के परखने और प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र हैं। अदालतें उस पर निर्णय दे सकती हैं और समाधान के लिए सरकार से आग्रह कर सकती हैं। यह भले ही धीमी प्रक्रिया पर इसमें कई बार न्यूनाधिक सफलताएं संभव हैं। ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है ना, अगर सभी नागरिकों को पूर्ण और समान सदस्यता उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश, सिद्धांत या अनुपालन सुनिश्चित हो तो किसी भी समाज के समय समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के लिए सर्वमान्य समाधान पर पहुंचना संभव होना चाहिए। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत ये है कि विवादों को समाधान बल प्रयोग के बजाय संधि और वार्ता विचार विमर्श से हो। यह नागरिकता के प्रमुख दायित्व में से एक है। ठीक है। तो हम लोगों ने जो पढ़ा ना बाबू, अभी ये सारी बातों का अगर एक लाइन से अगर इनको समझते जाएं तो इसका मतलब ये है ना कि सब कहीं भी किसी को जाने का अधिकार है। ठीक है। अब गरीब प्रवासियों को अगर आप स्वागत नहीं करेंगे, अयोग्य मानेंगे, तो एक समय के बाद में क्या होगा कि मतलब
आप सोच ही सकते हो कि कोविड-19 दरमियान में, जब कोविड-19 टाइम आया था, उस टाइम पे जितने भी गरीब और प्रवासी मजदूर थे जो दिल्ली मुंबई रहते थे या बड़े महानगरों में रहते थे, वो सब वापस आए अपने गांव की तरफ। तो गांव पे आने की तरफ में सबने, मतलब जब पूरा का पूरा शहर खाली हो गया, तो कोविड-19 वाला जो मतलब कोविड वाला फेज था वो जब ख़त्म हो गया ना, उसके बाद भी जब ग्रामीण लोग नहीं गए वहाँ पे, तो वहाँ का पूरा का सारा पूरा का पूरा सारा का बिजनेस ठप था एकदम, बिल्कुल सबकी हालत खस्ता हो गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से, मतलब इनके कहने का मतलब ये है ना कि सबका कहीं ना कहीं अधिकार है, सब आदमी कहीं ना कहीं आ जा सकते हैं। और अगर आपके साथ कहीं गड़बड़ हो रहा है ना, तो इनके कहने का मतलब ये है कि आप जनमत संग्रह का मतलब लीजिए, मतलब एक समूह बनाइए और समूह के हिसाब से अपने अधिकारों को मीडिया के थ्रू प्रदर्शन बना करके, समूह बना करके और जनमत संग्रह की सरकारी नीतियों को परखने और प्रभावित करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो आप इस तरीके से अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, जो भी सत्ताधीन पार्टियां हैं या जो भी सत्ता में बैठे हुई सरकार है, ठीक है। तोड़ फोड़ मत करिए, इनके कहने का मतलब ये है। चिंतन मंथन। नागरिक नागरिकों के लिए देश भर में गमनागमन और रोजगार की स्वतंत्रता के पक्ष और विपक्ष के तर्कों की जांच पड़ताल करें। क्या किसी क्षेत्र में लंबे समय से रहने वाले निवासियों को रोजगार और सुविधाओं में प्राथमिकता मिलनी चाहिए? क्या राज्यों में व्यावसायिक कॉलेजों में बाहरी छात्रों में प्रवेश के लिए कोटा निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है और चित्र में मतलब चित्रित किया गया है कि प्रवासी मजदूरों के भी भारत के शहरी मध्यवर्गीय जीवन का एक दिन। देखिए यहाँ पे यह ये पहले चित्र में दिखाया है कि एक महिला है जो अपने खुद ही खाना बना रही है और बर्तन धुल रही है, तो इसका मतलब उसको बर्तन धुलने वाली मजदूर नहीं मिली, तो उनकी क्या हालत हो रही है, वो गर्मी से भीग हुई है, रो रही हैं। दूसरा, स्कूल ले जाते समय कुछ कुछ बड़े घरों के बच्चों को, कुछ लोग होते हैं जो उनके बच्चों को खिलाते हैं और ले जाते हैं स्कूल छोड़ने के लिए, तो अभी तो ये अपना ड्यूटी न जाने के बजाय पहले वो बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं। कूड़ा डालने वाला जो उनका नौकर होता था, सारा काम घर का साफ सफाई का काम करता था, अभी कूड़ा डालने वाला भी नहीं है इनके पास, तो ये परेशान है, कूड़ा डालने खुद ही गए, ठीक है। और मतलब खरीद के खरीदने के पैसे नहीं है, ठीक है, खिलौने खरीदने के पैसे नहीं है। दो दो तीन तीन बच्चे एक साथ लेके जा रही हैं ये मैडम, और ये इतना सारा बैग लेकर के जा रही है, इनके साथ में कोई सामान ढोने वाला नहीं है। कार की धुलाई करने वाला इनका कोई नहीं है गाड़ी का, तो ये परेशान है कि कार की धुलाई करने सफाई करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। ये टीवी बनाने वाला देखिए कोई नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब कूलर में पानी डालने के लिए कोई नहीं है इनके पास। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि अगर मध्य वर्ग ना होना, तो प्रवासी मजदूर ना होना, तो हकीकत में शहरी मध्य मतलब शहरी लोगों का जो जीवन है ना, वाकई में बहुत दुर्लभ हो जाएगा। तो सबकी अपनी भूमिका है, सबका अपना जगह है, जैसे इकोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि सबका अपना एक स्थान है, वाकई में चूहे से लेकर के और आदमी तक सबके बीच का जो चेन रिएक्शन चल रहा है, वो सबका एक कहीं ना कहीं सबका रोल होता है इकोलॉजी में, तो ठीक उसी तरीके से समाज में भी होता है, ठीक है। चाहे ठेले वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे बिल्डिंग बना करने वाला हो, या फिर डॉक्टर साहब हो, मास्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, ठीक है, या जज साहब हो या कलेक्टर साहब हो, जो भी है, तो सबका समाज में एक अपना स्थान है, ठीक है। और सबके अपने अपने एक स्तर है, जिस स्तर से वह एक निचले समाज के तबके को या जहाँ पे है वहाँ के लोगों को वो अपना कुछ ना कुछ लाभ दे रहा है, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। समान अधिकार क्या है, ठीक है, ये बात करते हैं कि समान अधिकार क्या है। तो समान अधिकार के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, इस भाग में हम नागरिकता के एक अन्य पहलू की तहकीकात करेंगे। क्या पूर्ण और समान नागरिकता का अर्थ यह है कि राज्य सत्ता द्वारा सभी नागरिकों को, चाहे वे अमीर या गरीब हों, को बुनियादी अधिकारों और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए? इस मुद्दे पर विचार करने के लिए हम खास वर्ग के लोगों पर नज़र डालेंगे, यानी शहरी गरीब पर। शहरी गरीब से संबंधित समस्या उन आवश्यक समस्याओं में से एक है जो सरकार के सामने मुंह बाए खड़ी है। भारत में मतलब ये शहरी गरीब जो है ना, जो झोपड़पट्टियों में झुग्गी झोपड़पट्टियों में जीवन यापन करते हैं, ये एक कहीं ना कहीं चुनौती है, ठीक है। भारत के भारत के हर शहर में बहुत बड़ी आबादी झोपड़पट्टियों और अवैध कब्जों के जमीन पर बसे लोगों की है। यद्यपि ये लोग अपरिहार्य और उपयोगी काम अवसर कम मजदूरी पर करते हैं, फिर भी शहर की बाकी आबादी उन्हें अवांछनीय मेहमान की तरह देखती है। उन पर शहर के संसाधनों का बोझ बनने, अपराध और बीमारी फैलाने का आरोप मढ़ा जाता है, ठीक है। गंदी बस्तियों की स्थिति अक्सर विभत्स होती है। छोटे छोटे कमरों में कई कई
लोग ठसे रहते हैं, ठीक है। यहाँ न निजी शौचालय होता है, न जलापूर्ति और न सफाई होती है। गंदी बस्तियों में जीवन और संपत्ति असुरक्षित होते हैं। झोपड़पट्टियों में निवासी अपने श्रम की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अन्य पेशों के बीच में फेरे वाली छोटे व्यापारी, सफाई कर्मी या घरेलू नौकर, नल ठीक करने वाला या मिस्त्री होते हैं। झोपड़पट्टी में बेत बुनाई या कपड़ा रंगाई, छपाई या सिलाई जैसे छोटे कारोबार भी चलते हैं। झोपड़पट्टी के निवासियों को सफाई या जलापूर्ति जैसी सुविधाएं मुहैया कराने पर संभवतः कोई भी शहर अपेक्षाकृत कम खर्च करता है। शहरी गरीबों की हालत के प्रति सरकार, स्वयंसेवी संगठन और अन्य एजेंसियां सहित स्वयं झोपड़पट्टी में के निवासियों में भी जागरूकता बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर जनवरी 2004 में फुटपाथ दुकानदारों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई। बड़े शहरों के लाखों फुटपाथी दुकानदारों और अवसर पुलिस और नगर प्रशासनों का उत्पीड़न झेलना पड़ता है। इन नीतियों का मकसद विक्रेताओं को मान्यता और नियमन प्रदान करना था ताकि उन्हें सरकारी नियमों के अनुपालन के दायरे में उत्पीड़न से मुक्त कारोबार चलाने की शक्ति हासिल हो। झोपड़पट्टियां भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और संगठित हो रही हैं। उन्होंने कभी कभी अदालत में भी दस्तक दी है। उनके लिए वोट देने जैसे बुनियादी राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करना भी कठिन होता है, क्योंकि मतदाता सूची में दर्ज होने के लिए अस्थायी पते की जरूरत होती है। अनाधिकृत बस्तियों और बटरी पर रहने वाले लोगों के लिए ऐसा पता पेश करना कठिन होता है, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, जो शहरी बस्तियों में लोग रहते हैं तो वो एक तरीके से खाना बदोश का जीवन होता है। उनका कोई अस्थायी पता नहीं होता, तो उनके कुछ पहचान पत्र भी नहीं बन पाते हैं, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। जो सभी लोगों पर एक तरह से लागू है, बल्कि लोगों को अधिक बराबरी पर लाना है। ऐसी तो नीतियां तैयार करते वक्त लोगों को विभिन्न जरूरतों और दावों पर ध्यान रखना होगा। इस विमर्श में यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वैश्विक स्थिति, अर्थव्यवस्था और समाज में बदलाव नागरिकता के अर्थ और अधिकारों की नई व्याख्या की मांग करते हैं। नागरिकता से संबंधित औपचारिक कानून प्रस्थान बिंदु पर होते हैं और कानूनों की व्यवस्था निरंतर विकसित होती है। हालांकि कुछ ऐसी समस्याएं उठ सकती हैं जिनका समाधान पाना आसान न हो, फिर भी समान नागरिकता की अवधारणा का अर्थ यही है कि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करना सरकारी नीतियों का मार्गदर्शक सिद्धांत हो, ठीक है। तो बाबू इनके कहने का मतलब ये है ना कि जो भी लोग हैं समाज की मुख्य विचारधारा में नहीं बह रहे हैं, जो समाज के मुख्य केंद्र बिंदु में नहीं बह रहे हैं, ठीक है, मुख्य धारा में नहीं बह रहे हैं, हाशिए पे अटके हुए हैं, उनके लिए हमको ऐसी वैश्विक स्तर की नीतियां बनानी चाहिए कि जो व्यक्ति समाज के निचले तबके में है वो भी मेन समाज के मुख्य विचारधारा में आकर के बहना शुरू करे, ठीक है। उसका भी जीवन स्तर सुधार हो, ठीक है। नागरिकता, समानता और अधिकार। नागरिकता, समानता और अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वालों के अधिकारों के बारे में समाजकर्मी ओल्गा टेनिस की जनहित याचिका ओल्गा टेनिस बनाम बम्बई नगर निगम पर 1985 में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। याचिका में कार्यस्थल के निकट रहने वाले वैकल्पिक जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण फुटपाथ या झोपड़पट्टियों में रहने वालों के अधिकार का दावा किया गया था। अगर यह रहने वालों को हटने के लिए मजबूर किया गया तो उन्हें आजीविका भी गंवानी पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की धारा 21 के जीने का अधिकार की गारंटी है, जिसमें आजीविका का अधिकार शामिल है। इसलिए अगर फुटपाथियों को बेदखल किया तो उन्हें आश्रय के अधिकार के तहत पहले वैकल्पिक जगह उपलब्ध करानी होगी। तो बाबू इनके कहने का मतलब ये है ना कि सर्वोच्च न्यायालय में बम्बई के सर्वोच्च न्यायालय में ये चीज़ दाखिल की गई, याचिका दाखिल की गई, ठीक है, कि बम्बई न्यायालय में ये दाखिल किया गया कि झोपड़पट्टियों में रहने वाले अधिकारों के बारे में सब लोगों ने, समाजकर्मियों ने क्या कहा कि इनको यहाँ से हटाया जाए। तो वहाँ के उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि इनको पहले हटाने से पहले इनका एक रहने और जीने खाने का एक व्यवस्था किया जाए, कि इनके रहने का जो वैकल्पिक साधन है उनको पहले सही किया जाए, ठीक है। तो ये बातें न्यायालय ने कहा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नागरिक और राष्ट्र। नागरिक और राष्ट्र। राष्ट्र राज्य की अवधारणा आधुनिक काल में विकसित हुई है। राष्ट्र राज्य की संप्रभुता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस की क्रांतिकारियों ने किया था। राष्ट्र राज्यों द्वारा दावा है कि उनकी सीमाएं सिर्फ राज्य क्षेत्र को नहीं बल्कि एक अनोखी संस्कृति और साझा इतिहास को भी परिभाषित करती हैं। राष्ट्रीय पहचान को एक झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा तथा कुछ खास उत्सवों में के अनेक आयोजन जैसे प्रतीकों से व्यक्त किया जा सकता है। अधिकतर
क्या करा है कि अधिकतर आधुनिक राज्य अपने से भिन्न धर्मों, भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं में लोगों को सम्मिलित करते हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक राज्य की राष्ट्रीय पहचान में नागरिकों को ऐसी राजनीतिक पहचान देने की कल्पना होती है जिसमें राज्य के सभी सदस्य भागीदार हो सके। लोकतांत्रिक देश आमतौर पर अपनी पहचान इस प्रकार परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि वह यथासंभव समावेशी हो, यानी जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंग के रूप में खुद को पहचानने की अनुमति देता हो। ठीक है, लेकिन व्यवहार में अधिकतर देश अपनी पहचान को इस तरह परिभाषित करने की ओर अग्रसर है कि जो कुछ नागरिकों के लिए राष्ट्र के साथ अपनी पहचान कायम करना अन्यों की तुलना में आसान बनाता है, यह राजसत्ता के लिए भी अन्यों की तुलना के कुछ लोगों को नागरिकता देना आसान कर देता है। यह अप्रवासियों को देश में होने पर गौरवान्वित होने का संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में वैसे ही सच है जैसे कि किसी अन्य देश के बारे में। उदाहरण स्वरूप फ्रांस ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष और समावेशी होने का दावा करता है। वह यूरोपीय मूल लोगों के लिए को ही नहीं बल्कि उत्तर अफ्रीका जैसे अन्य इलाकों में आए नागरिकों को भी अपने में शामिल करता है। संस्कृत और भाषा इसकी राष्ट्रीय पहचान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और सभी नागरिकों की अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जीवन को सार्वजनिक पहलुओं में इस फ्रांसीसी भाषा संस्कृत के आत्मसात हो जाए। हाँ, वे अपने निजी जीवन में अपनी व्यक्तिगत आस्था और रिवाजों को बनाए रख सकते हैं। यह एक समुचित नीति लग सकती है, लेकिन यह भाषा परिभाषित करना हमेशा आसान नहीं होता कि सार्वजनिक है और क्या निजी है। ठीक है, और कुछ विवादों को जन्म दिया है। धार्मिक विश्वास नागरिकों के निजी क्षेत्र का मामला माना जाता है, लेकिन कई बार धार्मिक प्रतीक और रिवाज सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। फ्रांस के सिख छात्रों का स्कूल में पगड़ी पहनने और मुस्लिम लड़कियों को स्कूली वर्दी में जाना, सिर पर दुपट्टा डालने की मांग के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, इसमें कुछ स्कूलों में इस आधार पर अमान्य कर दिया कि यह सरकारी शिक्षा के सार्वजनिक क्षेत्र में धार्मिक प्रतीकों को लाने का मामला है। इसमें धर्म इस तरह के रिवाजों को मांग नहीं करते हैं। उनको निसंदेह ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। साफ तौर पर राष्ट्रीय संस्कृति के शामिल होना कुछ समूहों के लिए अन्य की अपेक्षा आसान होता है। ठीक है, तभी बीच में आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो बुर्का पहन के स्कूल जाने का मसला था, ठीक है, छात्रों के लिए, ऐसा कुछ अपने भारत में भी हुआ था। आपको ध्यान होगा। नागरिकता के एक नए आवेदकों को अनुमति देने की कसौटी हर देश में भिन्न भिन्न होती है। नागरिकता प्रदान करने में इजरायल या जर्मनी जैसे देशों में धर्म या जाति या मूल जैसे तत्वों की वरीयता दी जाती है। एक समय तुर्की मजदूरों को जर्मनी में आने और काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। उनकी स्थानीय मांग है कि जर्मनी में ही जन्मे और पले बड़े उनके बच्चों को अपने आप जर्मनी का नागरिकता मिल जानी चाहिए। इस पर आज भी बहस जारी है। ये प्रतिबंधों से संबंधित कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो समावेशी होने का दम भरने वाले लोकतांत्रिक देशों में भी लगे हो सकते हैं। ठीक है, भारत स्वयं को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राज्य कहता है। स्वतंत्रता आंदोलन का आधार व्यापक और विभिन्न धर्मों और क्षेत्र संस्कृति के लोगों को आपस में जोड़ने की कृत संकल्प प्रयास किए गए। यह सही है कि जब मुस्लिम लीग से विवाद नहीं सुलझा जा सका तो 1947 में देश का विभाजन हुआ। बिल्कुल की बात है, जब हिंदू मुस्लिम विवाद होने लगा तो मतलब मुस्लिम वर्ग के लोगों ने, कुछ मुस्लिम वर्ग के लोगों ने कहा कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, तो हमारे पाकिस्तान का मतलब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ और एक पाकिस्तान बना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के निश्चय को और मजबूत किया जिसने निर्माण के लिए वे प्रतिबद्ध थे। यह निश्चित संविधान में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अपना पुरजोर विरोध किया कि हम इसमें नहीं रहेंगे, भारत में हमको एक अलग राष्ट्र चाहिए, मुस्लिमों का अलग अलग राष्ट्र चाहिए, तो पाकिस्तान अलग हुआ। ठीक है, भारतीय संविधान ने बहुत ही विविधतापूर्ण समाज को समायोजित करने की कोशिश की। इन विविधताओं में से कुछ उल्लेखनीय है। इनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे विभिन्न समुदायों पूर्व के समान अधिकार से वंचित रही महिलाएं, आधुनिक सभ्यता के साथ मामूली संपर्क में रहने वाले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ सुदूरवर्ती समुदायों और कुछ समुदायों को पूर्ण और समान नागरिकता देने का प्रयास किया। ठीक है, इसने देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विभिन्न भाषाओं, धर्म और रिवाजों की पहचान बनाए रखने का प्रयास किया।
इसे लोगों को उनकी निजी आस्था, भाषा या सांस्कृतिक रिवाजों को छोड़ने के लिए बाध्य किए बिना उसको समान अधिकार उपलब्ध कराना था। संविधान के जरिए आरंभ किया गया यह अद्वितीय प्रयोग था। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति और धर्म के लोगों को सम्मिलित करने की राजसत्ता के प्रयास का प्रतिबिंबित करता है। ठीक है। नागरिकता के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के तीसरे भाग और संविधान के दूसरे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ। संविधान के नागरिकता की लोकतंत्र और समावेशी धारणा को अपनाया। भारत में जन्म, वंश, परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण या किसी भू क्षेत्र में राज क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है। संविधान में नागरिकों के अधिकार और दायित्व दर्ज हैं। यह प्रावधान भी है कि राज्य को धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म या इनके से किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ विभेद नहीं करना चाहिए। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है। हालांकि इस तरह से समावेशी प्रावधानों में भी संघर्ष और विवादों को जन्म दिया है। महिला आंदोलन, दलित आंदोलन या विकास योजनाओं के विस्थापित लोगों का संघर्ष ऐसे लोगों द्वारा चलाई जा रही संघर्षों के कुछ नमूने हैं जो मानते हैं कि नागरिकता को पूर्ण अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। भारत में के अनुभवों से संकेत मिलते हैं कि किसी देश में लोकतांत्रिक नागरिकता का परियोजना या लक्ष्य सिद्ध या एक आदर्श है। जैसे समाज बदल रहा है वैसे वैसे नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं और वे नई मांगे पेश कर रहे हैं जिन्हें लगता है कि हाशिए पर ठेले जा रहे हैं। और लोकतांत्रिक राज्य में इन मांगों पर खुले दिमाग से बातचीत करनी होती है। ठीक है। तो सीधी सी बात है बाबू, हर देश का मतलब समस्याएं उसके समय के अनुसार बदलती हैं। तभी तो भारत का संविधान कहता है कि ना ही अधिक कठोर, ना ही अधिक लचीला, अपितु समय के साथ परिवर्तनशील। ठीक है। विद्यालयों या आओ कुछ करके सीखें। विद्यालयों या सेना जैसे किसी अन्य सार्वजनिक संस्था में लिए साझा वर्दी पर जोर देना और पगड़ी जैसे धार्मिक प्रतीकों के प्रतिबंध लगाना उपयुक्त नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं सार्वभौमिक नागरिकता। ठीक है। जब हम शरणार्थी अवैध अप्रवासियों के बारे में सोचते हैं तो मन में अनेक छवियां उभरती हैं। उनमें एशिया या अफ्रीका के ऐसे लोगों की छवि हो सकती है जिन्हें यूरोप या अमेरिका में चोरी छिपे घुसने के लिए दलाल को पैसे का भुगतान किया हो। इनमें जोखिम तो बहुत है लेकिन प्रयास के तत्पर दिखते हैं। क्या अन्य छवि युद्ध या अकाल की या विस्थापित लोगों की हो सकती है? इस तरह छवियां अगर टेलीविजन पर दिखाई जाती हैं। सूडान से डरकर क्षेत्र में शरणार्थी, फिलिस्तीन, बर्मा या बांग्लादेशी शरणार्थी कई उदाहरण हैं। ये सभी ऐसे लोग हैं जो अपने देश या पड़ोसी से शरणार्थी बनने के लिए मजबूर किए गए। तो ठीक है ना बाबू, इनके कहने का मतलब ये है ना, आपके आसपास वाला जो देश है अगर उसमें मान लो गरीबी है, भुखमरी है या आतंकवाद है या कुछ भी ऐसा है कि वहाँ व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो वो कहेगा भाई हमको किसी दलाल को पैसा देगा कि हमको बॉर्डर क्रॉस करवा दो। जैसे अपने बांग्लादेश में अभी अपने भारत के देश में बहुत सारे बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा शरणार्थी हो रहे हैं। ठीक है। घुसपैठ कर रहे हैं। और अपने वहाँ राजनीतिक मसला भी है कि नेताजी लोग उनका कहीं ना कहीं निर्वाचन कार्ड वगैरह जो उनका अस्थायी पता जल्दी जल्दी बनवा दे रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति भी हो रही है भारत में। तो ये भी एक मुद्दा है कि मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ अकाल ही हो, और राजनीतिक मुद्दे से भी शरणार्थी बढ़ाए जाते हैं। ऐसा भी होता है जो भारत उसका प्रमाण है। हम अक्सर मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सबको उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतः उन देश में रहने वाले और काम करते हैं, जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। यूँ अनेक देश वैश्विक और समावेशी नागरिकता का समर्थन करते हैं, लेकिन नागरिकता देने की शर्तें भी निर्धारित करते हैं। वे शर्तें आमतौर पर देश के संविधान और कानूनों में लिखी होती हैं। अवांछित आगंतुकों को नागरिक से बाहर रखने के लिए राजसत्ता ताकत का प्रयोग करती रही है। अवांछित मतलब होता है अनचाहे तरीके से जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको बाहर रखने के लिए राजसत्ता ताकत का प्रयोग करती है। बिल्कुल ऐसे ही नहीं आप घुसपैठ कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि प्रतिबंध, दीवार और बाड़ लगाने के बावजूद आज भी दुनिया में बड़े पैमाने पर लोगों का देशांतरण हो रहा है। युद्ध, उत्पीड़न, अकाल या अन्य कारणों के प्रति विस्थापित होती है। इस देश में अगर कोई देश हमें स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता है तो हम घर नहीं लौट सकते, तो राज्य विहीन या शरणार्थी हो जाते हैं। ठीक है।
सीधी सी बात है, जब आप वापस नहीं जा पाते हैं तो राज्य विहीन हो जाते हैं। ठीक है, वे भी शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में रहने के लिए मजबूर किए जाते हैं। अक्सर वे कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते या अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते। इतना समस्या इतनी विकराल है कि संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों के बीच में शरणार्थियों की जांच करने की और मदद करने के लिए उपयुक्त उच्चायुक्त नियुक्ति किया गया है। ठीक है, नागरिक के रूप में कितने लोगों को अंगीकार किया जा सकता है, इस सवाल पर फैसला करना अनेक देशों के लिए कठिन मानवीय और राजनीतिक समस्या बनी हुई है। अपने देश में युद्ध या उत्पीड़न से पलायन करने वाले लोगों को अंगीकार करने की नीति है, लेकिन वे भी लोगों को अनियंत्रित भीड़ को स्वीकार करना या सुरक्षा देने के संदर्भ में जोखिम में डालना नहीं चाहेंगे। भारत उत्पीड़ित लोगों को आश्रय उपलब्ध कराने पर गर्व करता है। ऐसा भारत में 1858 से दलाई लामा और उनके अनुयायियों के लिए किया। भारतीय राष्ट्र की सभी सीमाओं से पड़ोसी देशों के लोगों का प्रवेश हुआ और यह प्रक्रिया जारी है। इनमें से अभी जल्दी ही आपने सुना ही होगा, सीमा हैदर जल्दी ही आई है नेपाल के रास्ते भारत में। ठीक है, तो वही कह रहा कि भारतीय राष्ट्र की सभी सीमाएं से पड़ोस देशों के लोगों का प्रवेश हुआ और यह प्रक्रिया जारी है। तो सीधी सी बात है, उसका एग्जाम्पल पे आप लोग सीमा हैदर को ले लीजिएगा। ठीक है, उनमें से अनेक लोग वर्षों या पीढ़ियों तक राज्य विहीन व्यक्तियों के रूप में पड़े रहते हैं, शिविरों में अवैध प्रवासी के रूप में। अंततः उन्हें अपेक्षाकृत कुछ को तो नागरिकता प्राप्त होती है। ऐसी समस्या लोकतांत्रिक नागरिकता के उस वायदे को चुनौती देती है जो यह कहती है कि समकालीन विश्व में सभी लोगों को नागरिक की पहचान और अधिकार उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, अनेक लोग अपनी पसंद के देश की नागरिकता हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए अपनी पहचान का विकल्प भी नहीं होता। राज्यविहीन लोगों का सवाल आज विश्व के लिए गंभीर समस्या बन गया है। राष्ट्रों की सीमाएं अभी भी युद्ध या राजनीतिक विवादों के जरिए पुनर्परिभाषित की जा रही हैं और ऐसे विवादों के घेरे लोगों के लिए इनके परिणाम घातक हो सकते हैं। ठीक है, होते हैं। वे घर राजनीतिक पहचान और सुरक्षा गंवाते हैं और देशांतरण के लिए मजबूर किए जाते हैं। क्या नागरिकता के लिए लोगों की समस्याओं का समाधान बन सकती है? अगर नहीं तो उन्हें आज किस तरह से वैकल्पिक पहचान दी जा सकती है? क्या हमें राष्ट्रीय नागरिकता से अधिक सच्ची विश्वजनित पहचान को परखना और विकसित करना चाहिए? कभी कभी विश्व नागरिकता की धारणा के लिए सुझाव पेश किए जाते हैं और इनसे जुड़ी संभावनाओं का अलग खंड में चर्चा की जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व नागरिकता क्या है। 2004 में दक्षिण एशिया में कई देशों पर कहर बरपाने वाली सुनामी से पीड़ित लोगों ने के लिए सहानुभूति और सहायता में भावोद्गार फूट पड़े। ठीक है, भावोद्गार फूट पड़े, मैंने सबके मन में ये पीड़ा हुई और सबके लिए ये लगा कि सबके भारतीय लोगों के मन में ऐसा हुआ। ठीक है, पूरे विश्व में इस बात को हुआ कि 2004 में दक्षिण एशिया में जो सुनामी आई उसके लिए सबके मन में भावनाएं प्रकट हुई। आज अंतर्राष्ट्रीय तंत्र का तानाबाद आतंकवादियों को जोड़ने में मदद करते हैं। विभिन्न देशों में बर्ड फ्लू के प्रसार और इंसान की विषाणुजनित महामारी संभावित उभार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सक्रिय है। उन्हें क्या युक्तियों में क्या साझा है, वे दुनिया के बारे में क्या बताती है जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है बाबू, कोविड-19 एक वैश्विक महामारी थी और इसके दरमियान में आप लोगों ने देखा कि सभी देश एक दूसरे से जो है कोऑपरेशन कर रहे थे। कहीं से भी जहाँ से वैक्सीन बन रहा था, ठीक है, भारत के वैक्सीन को जो है पूरी दुनिया ने ले लिया। सारे देशों में सब एक दूसरे से कोविड के बारे में सब लोग बातें कर रहे थे। कहीं से वैक्सीन जा रहा था तो कहीं से इंजेक्शन जा रहा था तो कहीं से जो है मास्क जा रहा था, आप लोगों ने देखा ही है। तो वही चीज़ें बात हो रही हैं यहाँ पे कि दुनिया के बारे में क्या बताती हैं। तो दुनिया के बारे में यही बताती हैं कि बाबू, जब कोई वैश्विक महामारी आती तो कोई ये नहीं देखता ये किस जाति और रंग का है। ठीक है, हम आज ऐसे विश्व में रहते हैं जो आपस में जुड़ा हुआ है। संचार के इंटरनेट, टेलीविज़न और सेलफोन जैसे नए नए संसाधनों के उन तरीकों को भारी बदलाव कर दिया जिसमें हम अपने विश्व को समझते हैं। पहले विश्व को एक हिस्से की गतिविधि की खबर या अन्य हिस्सों तक पहुंचाने में महीनों लग जाते थे, लेकिन संचार के नए तरीके से विश्व के हिस्सों को हलचल में हमारे तत्काल संपर्क के दायरे में ला दिया है। हम अपने टेलीविज़न पर पर्दे पर विनाश और युद्धों को होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। उनमें विश्व के विभिन्न देशों के लोगों को साझे सरोकार और सहानुभूति विकसित होने में मदद मिलती है। तो ठीक है ना बाबू, अगर कहीं सुनामी वगैरह आती है तो सभी लोग एक दूसरे के दुखों में समर्थन करते हैं। कोई युद्ध होता है तो उसका लोग विरोध करते हैं। ठीक है, किसकी गलती है ये भी लोग कहते हैं मीडिया के माध्यम से। ठीक है, विश्व नागरिकता के समर्थन दलील देते हैं कि चाहे विश्व कुटुंब और वैश्विक समाज अभी विद्यमान नहीं है। ठीक है,
लेकिन राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार लोग आज एक दूसरे से जुड़ा महसूस करते हैं। वे कहेंगे कि एशिया की सुनामी, अन्य बड़ी दैवीय आपदाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए विश्व के सभी हिस्सों में उमड़ा भावोद्गार विश्व समाज के उभार को संकेत करते हैं। वे वे मानते हैं कि इन भावनाओं को मजबूत करना चाहिए और एक विश्व की नागरिकता की धारणा की दिशा में सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय नागरिकता की अवधारणा यह मानती है कि हमारी राजसत्ता हमें यह सुरक्षा और अधिकार दे सकती है जिनमें हमें आज भी विश्व में गरिमा के साथ जीने के लिए जरूरी है, लेकिन सत्ताओं के समक्ष आज ऐसी समस्याएं हैं जिनका मुकाबला करने के लिए बल पर नहीं कर सकती है, बल मतलब मुकाबला वे अपने बल पर नहीं कर सकती है। मतलब ठीक है, ऐसी समस्याएं उभरती हैं राजसत्ताओं के समक्ष आज, ऐसी समस्याओं की बिल्कुल जैसे कोविड-19 उभरी थी कि आप अपने दम पे अकेले नहीं कुछ कर सकते हैं। क्या इस परिस्थितियों में राजसत्ता द्वारा दिए गए व्यक्तिगत अधिकार लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त है, या क्या मानव अधिकार और विश्व नागरिकता की अवधारणा की ओर बढ़ने का समय आ गया है? तो इनके कहने का मतलब है बाबू, क्या अब मानवीय अवधारणा की तरफ बढ़ने का समय आ गया, वसुधैव कुटुंबकम मानने का समय आ गया है? जैसे G20 भारत कर रहा है तो उसमें क्या करना है, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। विश्व नागरिकता की धारणा के आकर्षकों में से यह है कि इसमें राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों ओर कि उन समस्याओं का मुकाबला करना आसान हो सकता है जिसमें कई देशों की सरकार और लोगों के संयुक्त कार्रवाई जरूरी होती है। उदाहरण के लिए इसमें प्रवासी और राज्य विहीन लोगों की समस्या का सार्वभौम समाधान पाना आसान हो सकता है, या काम से उनके बुनियादी अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है चाहे वे किसी भी देश में रहते हों। पिछले खंड में हमने देखा कि एक देश के भीतर की समान नागरिकता को सामाजिक आर्थिक समानता और अन्य मौजूदा समस्याओं से खतरा हो सकता है। इन समस्याओं का समाधान अंततः सिर्फ संबंधित समाज की सरकार और जनता ही कर सकती है। ठीक है, सीधी सी बात है, इन समस्याओं का जो समाधान है, हल है, वह अंततः सिर्फ संबंधित समाज की सरकार और जनता दोनों मिलकर जब करती है तो उसका समाधान होता है। इसलिए लोगों के लिए आज एक राज्य की पूर्ण और समान सदस्यता महत्वपूर्ण है, लेकिन विश्व नागरिकता की अवधारणा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्रीय नागरिकता को इस साझेदारी से जोड़ने की ज़रूरत है कि हम आज अंतर संबंध विश्व में रहते हैं, और हमारे लिए यह भी ज़रूरी है कि हम विश्व के विभिन्न हिस्सों के लोगों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करें और राष्ट्रीय सीमाओं के पार के लोगों और सरकारों के साथ काम करने के लिए तैयार हों। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पढ़ा है कि नागरिकता क्या है। तो बाकी आप लोग प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिएगा कि शरणार्थी की क्या क्या समस्याएं होती हैं, वैश्विक नागरिकता की अवधारणा क्या है। ठीक है, तो आप्रवासन के तौर पर स्थानीय लोग क्यों विरोध करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।